लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए एनबी न्यूज 24 एक्ट 7 को, जिसने सबसे पहले बॉर्डर्स पर जाकर दलितों के मुद्दे उठाए, दलितों की बात की, बहुजन महापुरुषों की बात की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात। क्या राकेश टिकैत जी अब इस बात के अनंत लाएंगे कि जिन जमींदारों के पास जरूरत से अधिक भूमि है, उनसे उस भूमि का अधिग्रहण करके जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको देने का काम करें? अब क्या राकेश टिकैत जी दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कभी आंदोलन करेंगे? किसी भी व्यक्ति से यह पूछ लिया जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद गलत है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपके अधिकारों को उल्लंघन करता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस देश के हित की बात नहीं करता है, तो उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। जिस तरह के अत्याचार की हिंदुओं ने शूद्रों पर किए और हजारों साल से करते आ रहे थे, क्या उसका 1% भाग अत्याचार भी अंग्रेजों ने इस देश के उन लोगों पर किया? नहीं सोचता कि ये आंदोलन दलितों के लिए हो रहा है या किसके लिए हो रहा है। दलित सिर्फ यह देखता है कि इस आंदोलन से इस देश की रक्षा होगी या इस देश को नुकसान पहुंचेगा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है और किसान आंदोलन की समाप्ति का कारण है मोदी जी के द्वारा जो कानून किसानों के खिलाफ बनाए थे उनको वापस लेना। साथियों, पूरे 1 साल तक यह आंदोलन चला और इसमें सैकड़ों किसानों ने अपना बलिदान दिया और जितने भी किसान बॉर्डरों पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत सहूलतें मिली हो, बहुत आराम मिला हो। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, हर तरह की मौसमी परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने नाना प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हुए इस आंदोलन को सफल बनाया है। तो सबसे पहले तो यह शर्म का विषय है मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए कि यदि आपके कानून सही थे तो आप टिके क्यों नहीं? आपने वो वापस क्यों ले लिए? और अगर आपने कानून वापस लिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप शुरू से गलत थे, आप कभी सही थे ही नहीं। क्योंकि जो चीजें सही होती हैं वहां पर झुकने का कोई मतलब नहीं होता, वहां पर समझाने का एक सिलसिला जारी किया जाता है। यदि आपके कानून ठीक थे तो आप एक टीम की व्यवस्था करते, जो टीम अपने मार्फत विभिन्न बॉर्डर्स पर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करती कि आपके कानून उनके लिए किस तरह से सही हैं। आप चर्चाएं आयोजित करते, आप टीवी पे डिबेट आयोजित करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जैसे एक तानाशाह अपनी मन मर्जी से कोई भी कानून, कोई भी नियम बनाकर लोगों पर अत्याचार करने का काम करता है, वही अत्याचार लोगों को दिखाई दिया। लेकिन आपने कानूनों को वापस लेते हुए यह भी कहा कि किसान इन कानूनों को समझ नहीं पाए, उनको इन कानूनों की समझ नहीं है। उनको इन कानूनों की समझ नहीं है, आपको तो समझ थी। अगर वास्तव में ये कानून देश के लिए, किसानों के लिए अच्छे थे, जरूरी थे, तो वापस क्यों लिए? मैं नहीं समझता कि वे कानून किसी भी प्रकार से कानून देश के लिए या किसानों के लिए जरूरी थे। नहीं तो आप उनको कभी भी अच्छी तरह से साबित कर सकते थे और पूरा देश उनको मानने का काम करता। खैर, ये तो रही मोदी जी की बात, लेकिन इस आंदोलन ने इस देश को बहुत से आयाम भी दिए। कई आयामों से होकर यह आंदोलन गुजरा है। जातिवाद का आयाम, धार्मिकता का आयाम, सांप्रदायिकता का आयाम, एकता का आयाम, इस देश की अखंडता का आयाम, इस देश के नागरिकों में संगठन का एक आयाम। इस प्रकार से बहुत से आयाम इस आंदोलन से जुड़े और इन सभी आयामों ने मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाने का बड़ा महत्वकारी कार्य किया। इन्हीं आयामों में से एक आयाम था दलित आयाम। दलित की चर्चा भी इस आंदोलन में हुई। हालांकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जब दलित कहीं नहीं था, लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए
एनबी न्यूज 24 एक्ट 7 को, जिसने सबसे पहले बॉर्डर्स पर जाकर दलितों के मुद्दे उठाए, दलितों की बात की, बहुजन महापुरुषों की बात की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की। उन्होंने मुद्दे उठाए कि इन आंदोलनों के स्थलों पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों नदारद हैं, जिनके संविधान से इन आंदोलनों को लोकतांत्रिक ताकत मिल रही है कि अगर सरकारें उनके खिलाफ जाती हैं तो वे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन करके अपनी बात को सरकारों से मनवा सकती हैं। वहां पर भगत सिंह मौजूद थे, सुखदेव मौजूद थे, चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे, सब मौजूद थे, लेकिन वहां पर सिर्फ अगर कोई मौजूद नहीं था तो वह सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौजूद नहीं थे। जिसके कारण कहीं ना कहीं एक और विचार मन में आ रहा था कि जो आंदोलन में बैठे हुए किसान हैं, क्या वास्तव में ये किसान हैं? कहीं ये जमींदार तो नहीं है? कहीं ये ऊंची जाति संबंध रहने वाले तो नहीं है? कहीं ये जातिवादी तो नहीं है? कहीं ये सांप्रदायिक तो नहीं है? अगर ये खाली किसान होते और अगर किसानों को इस आंदोलन को चलाने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए थी तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके लिए किसी भी प्रकार से प्रेरणा स्रोत नहीं थे? कोई भी व्यक्ति इस देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महान व्यक्ति को भूल सकता है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस देश का कोई भी व्यक्ति कैसे भूल सकता है? यह बात एनबी न्यूज 24 एक्ट 7 के चीफ के एडिटर इन चीफ नीलम बौद्ध जी के मन में लगातार चल रही थी। और जब यह बात चल रही थी तो बात उनकी पत्रकारिता में निकलकर भी सामने आना लाजमी थी। और जब ये बॉर्डर्स पे गई तो वहां उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका है? क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? और जो पुस्तकें बिक रही थी वहां पर सबकी पुस्तकें मौजूद थी, लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य वहां बिल्कुल भी नहीं था। एक किताब ही मौजूद नहीं थी। दलितों के अधिकारों की कोई चर्चा ही नहीं थी। दलितों पर इस देश में नाना प्रकार के अत्याचार हुए, अमानवीय अत्याचार हुए, बड़े भीभत्स अत्याचार हुए, उनकी कोई चर्चा ही नहीं थी। सिर्फ एक ही चर्चा थी, किसान कानून, किसान कानून। मोदी ने किसान कानून बना दिए हैं। निसंदेह वे किसान कानून किसी भी तरीके से इस देश के लिए सही नहीं थे, लाभकारी नहीं थे। वे बहुत ज्यादा विघटनकारी थे, नुकसानदेह थे। इस बात से इनकार नहीं किया जाता। और जब भी इस देश की अस्मिता पर आंच आती है तो इस देश का बच्चा बच्चा, एक एक नागरिक अपने बलिदान की आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है। तो दलित तो इसमें सबसे पहले तैयार रहते हैं। दलित कभी नहीं सोचता कि ये आंदोलन दलितों के लिए हो रहा है या किसके लिए हो रहा है। दलित सिर्फ यह देखता है कि इस आंदोलन से इस देश की रक्षा होगी या इस देश को नुकसान पहुंचेगा। और दलितों ने इस आंदोलन में उसी तरह से भूमिका निभाई जिस तरह से कि भारत की आजादी के संग्राम में दलितों ने अपनी भूमिका निभाई थी। हालांकि इस देश के लोग लगातार यह इल्जाम परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर लगाने का काम करते हैं कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका नहीं निभाई। लेकिन मेरा सवाल है कि जिन लोगों को अंग्रेजों से गुलामी की पीड़ा थी, जो लोग ये कहते थे कि अंग्रेज उन पर अत्याचार करते हैं, क्या उन लोगों को बिल्कुल भी इस बात की पीड़ा थी कि एक वर्ग पर ये लोग कितने अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं? क्या उस तरह के अत्याचार, जिस तरह के अत्याचार की हिंदुओं ने शूद्रों पर किए और हजारों साल से करते आ रहे थे, क्या उसका 1% भाग अत्याचार भी अंग्रेजों ने इस देश के उन लोगों पर किया? अंग्रेजों से पहले मुगल थे। मुगलों के अधीन किसी भी प्रकार से दलितों पर अत्याचार होते थे, लेकिन दलित अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकते थे। वे अंग्रेज थे जो अंग्रेजों के आने के बाद इस देश के दलितों ने शिक्षा प्राप्त करने का काम किया, और जब शिक्षा प्राप्त की तो उन्हें यह पता लगा कि उनके भी कुछ अधिकार हैं। वे अमानवीय अत्याचारों का बेमतलब शिकार हो रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उनके अत्याचारों का। तो जब एक पूरा का पूरा इस देश का वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग था, उस बहुत बड़ा उसका हिस्सा था, अगर उस वर्ग के
अधिकारों की बात की जाती तो एक पूरा देश, जैसे मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान से कहीं बड़ा देश उस वर्ग को मिलता, वह उस देश पर अपना राज चलाता, अपने हिसाब से उस देश में कानून और नियम बनाता, शासन व्यवस्था प्रशासन को उसमें तय करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस पूरे वर्ग ने इसी देश में रहकर इस देश का होने का काम करने का प्रयास किया। लेकिन इस देश के लोगों का सवाल यह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों का तो विरोध किया, लेकिन देश की आजादी का आंदोलन क्यों नहीं चलाया? क्या इस देश के लोगों को यह नहीं लगता है कि इस देश की आजादी का अर्थ दलितों की आजादी से भी था? जब दलितों को आजाद करना बहुत जरूरी था, जो कि हजारों साल से गुलाम थे, अंग्रेजों ने तो सिर्फ 200 साल शासन किया था, इस देश के लोग अंग्रेजों के सिर्फ 200 साल गुलाम थे। तो जो पहले गुलाम हुआ उसकी आजादी पहले निश्चित की जानी चाहिए थी, या जो बाद में गुलाम हुआ उसको पहले स्वतंत्र करना चाहिए था। ये इस देश के लोग सोचते क्यों नहीं है? इस देश के लोग जो यह बात करते हैं वे नितांत स्वार्थी हैं, वे नितांत देशद्रोही हैं, इस देश का हित चाहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार से हम देशभक्त नहीं कह सकते, लेकिन वे अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहने का काम करते हैं। और यही लोग हैं जो कहते हैं कि संविधान में कुछ नहीं है, संविधान बेकार है, संविधान इस देश के लोगों की सेवा नहीं करता है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति से भी पूछ लिया जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद गलत है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपके अधिकारों को उल्लंघन करता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस देश के हित की बात नहीं करता है, तो उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यह बताने में सफल नहीं है। तो साथियों, इस देश में जो अभी किसान आंदोलन चला उसका दलित आयाम एक प्रमुख आयाम था। दलितों की बात होना बहुत लाजमी थी, लेकिन ये इस किसान आंदोलन की असफलता थी कि वह इस देश के महान सपूत परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसका उचित अधिकार नहीं दे पाए, उसको उचित स्थान नहीं दे पाए। ये इसकी बड़ी असफलता थी। अब क्या राकेश टिकैत जी दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कभी आंदोलन करेंगे? अब क्या राकेश टिकैत जी इस बात को निश्चित करेंगे कि संविधान को लागू करा जाए? अगर संविधान को लागू नहीं किया था तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करें। अगर राकेश टिकैत जी यह नहीं समझते हैं कि दलित भी किसान है, बल्कि दलित उन किसानों से बढ़कर किसान है जिन किसानों ने यह आंदोलन चलाया था, क्योंकि यह आंदोलन सभी जानते हैं कि इसमें जो प्रमुख भागीदारी थी वो जमींदारों की थी, और जमींदार किसान नहीं है। जमींदार किसान नहीं है, किसान वो है जो इन जमींदारों के यहां पर प्रवासी रहकर इनके खेतों में काम करता है, जिसकी भूमि उसके पास नहीं है। इन जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन है, उसकी ये मालिक बन के बैठे हैं, कागजी मालिक हैं। उसमें ये खेतों में काम नहीं करते हैं। खेतों में काम करने के लिए बिहार से, उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से मजदूर आते हैं, जिनके पास उन राज्यों में अपनी जमीन नहीं है। किसान तो उसे कहा जाता है जो हल चलाता है, जो बीज बोता है, जो फसल काटता है। किसान उसे कैसे कहा जाता है जिसके नाम पर केवल भूमि हो। आज दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली में क्या वहां पर जिन लोगों के नाम पर वे जमीनें हैं, क्या वे उसमें काम करते हैं? उनमें से कोई भी या बहुत कम लोग उन पर काम करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं, उनके अपने काम धंधे स्थापित है। लेकिन बाहर से लोग आते हैं और उस जमीन को किराए पर लेते हैं, वहां पर अपना काम करते हैं, और इस दौरान अगर वहां पर उस फसल को नुकसान होता है तो जब भी केजरीवाल जी वहां पर क्षतिपूर्ति की घोषणा करते हैं तो क्षतिपूर्ति किसको मिलती है? क्षतिपूर्ति उस जमींदार को मिलती है, उस किसान को नहीं मिलती है जिसको हुई है क्षति। फसल तो किसान ने बोई थी, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया किराया दे रहा है, वो जमींदार किराया भी खाता है और उस खराब हुई बर्बाद हुई फसल का मुआवजा भी खाता है। क्या राकेश टिकैत जी इस बात के लिए आंदोलन चलाएंगे? क्या राकेश टिकैत जी अब इस बात के आंदोलन चलाएंगे कि जिन जमींदारों के पास जरूरत से अधिक भूमि है उनसे उस भूमि का अधिग्रहण करके जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको देने का काम करें?
एक आर्थिक समानता के लिए आंदोलन चलाएंगे क्या राकेश टिकैत जी? तो साथियों, मेरे यहां पर कुछ प्रश्न थे। उन प्रश्नों के माध्यम से मैं यही निश्चित करना चाहता था कि किसान आंदोलन बेशक उन मुद्दों पर समाप्त हो गया है, लेकिन केवल किसान आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रह जाता। किसान आंदोलन इस देश का वह आंदोलन है, उन लोगों का आंदोलन है जो इस देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, इस देश के लोगों को पालने का काम करते हैं। और जो पालनहार होता है वह न्यायिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे फादर, हमारे पिता परिवार के मुखिया होते हैं, वे हमारा लालन पोषण करते हैं। और जब पिता अपने बच्चों का लालन पोषण करता है तो वह कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। वह सभी बच्चों को समान रूप से परवरिश देता है, वह सभी बच्चों के लिए समान रूप से व्यवस्था करता है, वह कभी भी अन्याय नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। इसीलिए किसान को इस किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद इस बात को निश्चित करना पड़ेगा कि जिस जिस क्षेत्र में लोगों के साथ, इस देश के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, वहां पर उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी आंदोलन किए जाए। और यह आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह आंदोलन यहां पर इस देश की न्यायिक व्यवस्था या न्याय को स्थापित करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत थी। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।